Hello everyone and welcome back to our channel Biology Impulse. Today in this session we are going to talk about chapter number 6 of class 12, that is molecular basis of inheritance. In the previous videos of this chapter we have already discussed till translation. So if you haven't watched those videos then please go and check. I'll put the link in description box. So without wasting any time, let's proceed with our today's session. The very first topic we are going to discuss is regulation of gene expression. कि हमारी जो जीन एक्सप्रेशन है हम उसको कैसे रेगुलेट करते हैं, कैसे उसको मेंटेन करते हैं. सो बेसिकली जैसे ही कोई जीन अपने आप को एक्सप्रेस करवाती है तो उसकी वजह से पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन होती है. जीन है क्या? असल में इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ डीएनए, कि एक डीएनए का पर्टिकुलर सीक्वेंस है. और पॉलीपेप्टाइड चेन क्या है? इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए. यानी कि जैसे ही आरएनए अपने आप को एक्सप्रेस करवाएगा, ये जीन अपने आप को एक्सप्रेस कराएगी तो उसकी वजह से पॉलीपेप्टाइड चेन यानी एमआरएनए की फॉर्मेशन होती है. तो अब अगर हम यूकेरियोट्स की बात करें तो ये जो जीन रेगुलेशन हम करा रहे हैं ये कितने लेवल्स पे करा सकते हैं, किस किस स्टेप पे हम हमारी जीन्स को रेगुलेट करा सकते हैं. पहला लेवल है ट्रांसक्रिप्शनल लेवल. जब डीएनए से एमआरएनए की फॉर्मेशन हो रही होती है उस प्रोसेस के दौरान भी हम हमारी जीन को रेगुलेट करा सकते हैं. दूसरा है प्रोसेसिंग लेवल. प्रोसेसिंग लेवल का मतलब है, आपको पता होगा यूकेरियोट्स के अंदर कभी भी मैच्योर आरएनए नहीं बनता है ट्रांसक्रिप्शन पे. हमेशा वहाँ पे फॉर्मेशन होती है एचएनआरएनए की. फिर हम एचएनआरएनए की प्रोसेसिंग कराते हैं और उसके बाद ही वो मैच्योर आरएनए यानी कि एमआरएनए के अंदर कन्वर्ट होता है. अब जब हम ये प्रोसेसिंग कराते हैं तो क्या क्या होता है, तो इसके अंदर 3 स्टेप है. पहला है हमारे पास टेलिंग, दूसरा था कैपिंग और तीसरा हमने पढ़ा था स्प्लाइसिंग. ये 3 स्टेप को ही हम मिला के प्रोसेसिंग लेवल बोलते हैं, जिसकी वजह से एचएनआरएनए एमआरएनए के अंदर कन्वर्ट होता है. तीसरा स्टेप है जीन रेगुलेशन का, जब एमआरएनए ट्रांसपोर्ट होता है न्यूक्लियस से लेके साइटोप्लाज्म के अंदर. आपको पता है रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन जो ट्रांसलेशन होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है. तो यहाँ पे अगर साइटोप्लाज्म तक लाना पड़ेगा तो न्यूक्लियस से बाहर लेके आना पड़ेगा एमआरएनए को. तो जब जैसे ही एमआरएनए ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा साइटोप्लाज्म तक तो उस दौरान भी हम हमारी जीन को रेगुलेट करा सकते हैं. और लास्ट है ट्रांसलेशन लेवल. जब हम उस एमआरएनए से प्रोटीन बनाएंगे तो जब वो ट्रांसलेशन होगा तो उस टाइम पे भी हम हमारी जीन को रेगुलेट करा सकते हैं. अब अगला क्वेश्चन आता है कि ये जीन रेगुलेशन है क्या, क्यों हम ये जीन रेगुलेशन करा रहे हैं. तो जीन रेगुलेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम हमारी कुछ स्पेसिफाइड जीन्स हैं जिनको उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्विच ऑन या ऑफ कर देते हैं. यानी कि जो जीन उस टाइम पे हमारे काम की हैं उनको तो हम एक्सप्रेस करवाते हैं यानी उनको रेगुलेट करते हैं, उनको स्विच ऑन कर देते हैं. लेकिन जो जीन उस टाइम पे हमारे काम के नहीं हैं हम उनकी एक्सप्रेशन को बंद करा देते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्विच ऑफ. तो हमारी जीन को हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑन या ऑफ कराने के प्रोसेस को हम बोलते हैं जीन रेगुलेशन. कि अगर इस टाइम पे हमें इस जीन से जो भी एक्सप्रेशन आएगा उसकी रिक्वायरमेंट है तो हम उसको एक्सप्रेस कराएंगे, उसको स्विच ऑन कर देंगे. जैसे ही उसका काम ख़त्म हो जाएगा तो हम उसको स्विच ऑफ कर देंगे. अब ये स्विच ऑन और ऑफ क्यों कराया जा रहा है, क्या रीज़न है उसके पीछे. तो बेसिकली हम चाहते हैं कि हमारी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो वेस्ट ना हो इस रेगुलेशन के दौरान. यानी कि जो जीन हमारे उस टाइम पे काम की नहीं है अगर वो स्विच ऑन रहेगी तो हमारा एनर्जी एक्सपेंस होगा, तो हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगी. तो हम चाहते हैं कि हमारी एनर्जी वेस्ट ना हो, तो उस टाइम पे जो चीज़ हमारे काम की नहीं है हम उसको बंद करा देते हैं. दैट्स वाई हम लोग जीन रेगुलेशन करा रहे हैं. इसी चीज़ को आप पढ़ोगे आगे लैक ऑपेरॉन के दौरान, कि जो जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है तो हम लैक ऑपेरॉन को ऑन कर देते हैं ताकि लैक्टोज मेटाबोलाइज होता रहे. लेकिन जब सेल के पास लैक्टोज नहीं है प्रोकैरियोट्स के पास, तो ऐसी कंडीशन में हम वो जो लैक ऑपेरॉन है उसको बंद कर देते हैं. क्योंकि अगर वो ऑन रहेगा तो हमारा सिर्फ एनर्जी वेस्ट होगा, उससे कुछ प्रोडक्ट नहीं बनना है. तो हम बस यहाँ यही करा रहे हैं, जो जीन हमारे काम की है उस टाइम पे हम उसको एक्सप्रेस कराएं. अगर वो उस टाइम काम नहीं कर रही है तो उसको बंद करा दें ताकि हमारी जो एनर्जी है वो वेस्ट ना हो. अब जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं उनको कंट्रोल करती हैं हमारी जीन्स. और ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन्स है दैट कैन एक्ट बोथ पॉजिटिवली एक्टिवेटर्स एज वेल एज नेगेटिव रेगुलेशन. यानी कि जो रेगुलेटरी प्रोटीन्स होते हैं वो 2 तरीके से इफेक्ट दे सकते हैं, या तो वो पॉजिटिव इफेक्ट देंगे या फिर वो नेगेटिव इफेक्ट देंगे. अगर वो पॉजिटिव इफेक्ट दे रहे हैं रेगुलेटरी प्रोटीन तो हम उनको बोलते हैं एक्टिवेटर्स. अगर वो नेगेटिव इफेक्ट दे रहे हैं तो उनको हम बोलते हैं रिप्रेसर्स.
Next is the accessibility of the promoter region of the prokaryotic DNA is in many cases regulated by the interaction of protein with the sequence termed as the operators. So basically operators क्या है? Operators कुछ proteins की sequence हैं जो कि इंटरैक्ट करती हैं हमारे प्रमोटर डीएनए के साथ, सो दैट कि प्रमोटर रीजन की जो एक्सेसिबिलिटी है या फिर जो अवेलेबिलिटी है उसका पता लगाया जा सके। अब ये जो ऑपरेटर्स हैं ये प्रेजेंट कहाँ होता है? तो ये प्रमोटर की एडजेसेंट यानी साइड में और स्ट्रक्चरल जीन से पहले प्रेजेंट होते हैं। हम इनकी लोकेशंस की भी बात करेंगे जब हम इसको डायग्राम की मदद से समझेंगे। अब कोई भी अगर ऑपेरॉन है तो ऑपेरॉन दो तरीके से हो सकता है, या तो वो कोई स्पेसिफिक ऑपरेटर हो सकता है या फिर उसके अंदर स्पेसिफिक कोई रिप्रेसर हो सकता है। अब हम बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक की, जो कि बोर्ड एग्जाम में हर बार आता है और इस बार भी 100% आने की इसकी पॉसिबिलिटी है। सो ये टॉपिक आपको बोर्ड एग्जाम के हिसाब से कंफर्म होना चाहिए। यहाँ से 5 नंबर के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनकी पूरी प्रोबेबिलिटी है, लेकिन ये कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है। यहाँ से क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है कि इंड्यूसर के जैसे काम कौन करेगा, या फिर ये किस ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है, क्या लैक ऑपेरॉन हमारे अंदर वर्क करेगा कि नहीं करेगा, अगर कर रहा है तो कौन सा जीन एक्सप्रेशन होगा। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको ध्यान से कर लेना। नाउ लैक ऑपेरॉन के अंदर नाम से ही इंडिकेट होता है, ये जो लैक वर्ड है ये डिनोट करता है लैक्टोज को, यानी कि ये सारी कहानी किसके अराउंड रिवॉल्व करेगी? लैक्टोज के अराउंड, कि कैसे लैक्टोज मेटाबोलाइज होगा अगर प्रेजेंट होगा तो, और अगर लैक्टोज नहीं होगा तो ये लैक ऑपेरॉन बंद हो जाएगा। ये जो लैक ऑपेरॉन है ये दिया था जैकब एंड मोनार्ड ने। हम यहाँ पढ़ने वाले हैं लैक ऑपेरॉन इन ई कलाई। सो द ऑपेरॉन इज कंट्रोल्ड बाय द लैक्टोज मेटाबॉलिज्म, जैसे कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ये सारी कहानी लैक्टोज के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। लैक्टोज किस हिसाब से मेटाबोलाइज होगा, कैसे उसका ब्रेक डाउन होगा। अगर हम लैक ऑपेरॉन की बात करें तो इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं 5 एरियाज, 5 रीजन्स प्रेजेंट होते हैं। पहला है 3 स्ट्रक्चरल जीन्स, फिर है ऑपरेटर रीजन, फिर है प्रमोटर रीजन, प्रमोटर जीन हमारी, फिर रिप्रेसर है और एक है इंड्यूसर। तो ये 5 चीज़ें मिलकर बनाती हैं हमारे लैक ऑपेरॉन को। अब इन पांचों के फंक्शंस क्या हैं, वन बाय वन हम देखते हैं। पहला है रेगुलेटरी जीन। तो ये जो रेगुलेटरी जीन है ये रिप्रेसर को बनाती है लैक ऑपेरॉन के लिए। ये जो रिप्रेसर है इसको किसने बनाया है? रेगुलेटरी जीन है। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है कि जो रेगुलेटरी जीन है वो किस चीज़ को बनाती है? आंसर विल बी रिप्रेसर। रेगुलेटरी जीन होती कौन सी है? तो जीन आई को हम रेगुलेटरी जीन भी बोलते हैं। Now second one is operator. So operator is basically provides a site for the binding of repressor protein to prevent the transcription. यानी कि ये एक ऐसी साइट है जहाँ पे हमारा जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो बाइंड होगा, जिसकी वजह से हम ट्रांसक्रिप्शन को रोक सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज़ प्रमोटर। तो प्रमोटर एक ऐसी साइट है जो एरिया प्रोवाइड करती है आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करने के लिए, क्योंकि आपको पता है अगर ट्रांसक्रिप्शन होगा तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा। और चूंकि हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो हमने ऑलरेडी पढ़ा प्रोकैरियोट्स के अंदर सिर्फ एक ही आरएनए पॉलीमरेज होता है पूरे आरएनए को ट्रांसक्राइब कराने के लिए। नेक्स्ट इज 3 स्ट्रक्चरल जीन। तो अब ये 3 स्ट्रक्चरल जीन कौन कौन सी हैं? सो बेसिकली वी हैव 3 स्ट्रक्चरल जीन। द फर्स्ट वन इज Z जीन। तो ये जो Z है ये कोड करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएगा स्पेसिफिकली बीटा गैलेक्टोसाइडेज और परमीएज के लिए। तो Z ने बनाई बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करती है कि लैक्टोज को ब्रेक डाउन करवा देती है गैलेक्टोज और ग्लूकोज के अंदर। 1 मार्क क्वेश्चन। दूसरा है परमीएज की, जो परमीएज है इसको कोड करती है जीन Y, और इस परमीएज का काम है कि ये सेल के अंदर लैक्टोज को लेके जो परमिएबिलिटी है उसको बढ़ा देता है। तीसरी जीन है जीन A, जो कि ट्रांस एसिटाइलेज के लिए कोड करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन तीनों जीन्स के फंक्शन, सो यू मस्ट रिमेंबर दैट। नाउ इज जीन I। तो जीन I हमने बोला था ऑलरेडी, ये क्या थी? ये रेगुलेटरी जीन थी और ये रिप्रेसर बना रही थी। यहाँ जो लैक्टोज है वो एक सबस्ट्रेट के जैसे काम करता है एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए, एंड इट रेगुलेट्स द स्विचिंग ऑन एंड ऑफ द ऑपेरॉन, हंस इज टर्म्ड एज इंड्यूसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि लैक ऑपेरॉन के अंदर इंड्यूसर के जैसे काम कौन करता है? सो आंसर विल बी लैक्टोज। क्यों? क्योंकि अगर लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो हमारा जो लैक ऑपेरॉन है ये स्विच ऑन हो जाएगा,
और अगर लैक्टोज नहीं होगा तो हमारा जो पूरा हमारा जो लैक ऑपेरॉन है ये स्विच ऑफ रहेगा। सो ऑन एंड ऑफ कराने के लिए कौन सी चीज़ रिस्पॉन्सिबल है? लैक्टोज। दैट्स वाई हम उसको बोलते हैं इंड्यूसर। नाउ इज एब्सेंस ऑफ लैक्टोज। तो अगर लैक्टोज एब्सेंट है तब क्या होगा? तो इसको थियोरेटिकली पढ़ने से बेटर है हम इसको समझते हैं हमारे एनसीईआरटी के डायग्राम के साथ। सो ये है हमारी पहली कंडीशन जिसमें है कि हमारा इंड्यूसर एब्सेंट है। इंड्यूसर हमारे हमने बात करी थी कौन था? इंड्यूसर हमारे पास था लैक्टोज। लैक्टोज भी बोल सकते हैं, इसी को हम एलोलैक्टोज भी बोल सकते हैं। दे बोथ आर द सेम टर्म्स। अब होगा क्या अगर लैक्टोज एब्सेंट है? तो अगर लैक्टोज एब्सेंट है तो क्या हमें जीन रेगुलेशन कराने की ज़रूरत है? तो हम जीन रेगुलेशन में क्या करेंगे? इसको स्विच ऑफ रखेंगे। हम अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे। हम बेसिकली मीन्स प्रोकैरियोट, क्योंकि हम यहाँ सारी बात करें प्रोकैरियोट्स के बारे में। सो ये हमारी मेन डायग्राम की टर्म्स हैं। इसको याद रखने की ट्रिक है पिपोजिया। पिपोजिया से आप इसको याद रख सकते हैं। अब जीन आई है, हमने बोला था कि ये रेगुलेटरी जीन है। रेगुलेटरी जीन है तो जीन है, अगर डीएनए सीक्वेंस है तो आगे क्या बनाएगी? एमआरएनए बनाएगी। तो यहाँ से बना रिप्रेसर एमआरएनए। अब रिप्रेसर एमआरएनए आगे ट्रांसलेट करेगा तो क्या बनेगा? रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा। अब ये रिप्रेसर प्रोटीन जाके बाइंड कर जाता है ऑपरेटर रीजन के साथ। और अगर आपको याद हो हमने बात करी थी ऑपरेटर के साथ किसने जुड़ना था? आरएनए पॉलीमरेज ने जुड़ना था ताकि वो आगे ट्रांसक्राइब करा सके। लेकिन चूंकि आरएनए पॉलीमरेज की जगह यहाँ पे जुड़ गया है रिप्रेसर, तो इसकी वजह से अब यहाँ आरएनए पॉलीमरेज नहीं जुड़ेगा। और अगर आरएनए पॉलीमरेज नहीं जुड़ा तो ये जो तीनों जीन है ये अपना एक्सप्रेशन नहीं दे पाएंगे, यानी कि ये कहानी यहीं के यहीं ख़त्म हो जाएगी। तो इन सिंपल एंड शॉर्ट इंड्यूसर जब एब्सेंट था, लैक्टोज जब एब्सेंट था तो क्या हुआ कि रेगुलेटरी जीन एक्टिव हो गई, उसने रिप्रेसर एमआरएनए बनाया, रिप्रेसर एमआरएनए ने रिप्रेसर प्रोटीन बनाए, वो रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड कर गए ऑपरेटर के साथ, जिसकी वजह से वहाँ आरएनए पॉलीमरेज नहीं जुड़ पाया और ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे पॉसिबल नहीं हुआ। तो ये कंडीशन थी जब इंड्यूसर एब्सेंट था। अब दूसरी कंडीशन है कि इंड्यूसर प्रेजेंट हो, तो वैसी कंडीशन में क्या होगा? तो इस टाइम पे भी रेगुलेटरी जीन ने क्या बनाया? अपना रिप्रेसर एमआरएनए बनाया। रिप्रेसर एमआरएनए के बाद क्या बना? रिप्रेसर प्रोटीन बना। लेकिन यहाँ कहानी में आया ट्विस्ट। नॉर्मली क्या होना था कि ये रिप्रेसर प्रोटीन जुड़ जाना था ऑपरेटर के साथ, लेकिन अब कहानी में ये यहाँ नहीं जुड़ेगा। इस रिप्रेसर प्रोटीन के साथ आके जुड़ जाएगा इंड्यूसर। इंड्यूसर क्या है हमारा? लैक्टोज। तो लैक्टोज हमारे इस रिप्रेसर प्रोटीन के साथ जुड़ जाएगा, जिसकी वजह से हमारा रिप्रेसर इनएक्टिव हो जाएगा। जैसे ये इनएक्टिव हुआ ये ऑपरेटर के साथ नहीं बाइंड होगा, तो ऑपरेटर के साथ अब बाइंड कौन होगा? आरएनए पॉलीमरेज। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा ये ट्रांसक्रिप्शन शुरू कर देगा और हमारे ये जो तीनों स्ट्रक्चरल जीन्स हैं ये अपना अपना एक्सप्रेशन देने लगेंगी, अपने अपने पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाएंगे। तो जैसे हमने पहला पढ़ा था जेड जीन जो है वो किसके लिए कोड करेगी? बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए, जो कि हाइड्रोलाइसिस कराएगा लैक्टोज का किसके अंदर? ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अंदर। वहीं जो परमिएज है ये क्या करेगी? ये जो परमिएबिलिटी है सेल मेम्ब्रेन की लैक्टोज के लिए उसको इंक्रीज़ कर देगी। और ये बन कहाँ से रही है? वाई जीन से। और ए से क्या बन रहा है? ट्रांस एसिटाइलेज बनेगा। सो बेसिकली ये डायग्राम की मदद से आप ये पूरा का पूरा जो लैक ऑपेरॉन है हम वो समझ सकते हैं। अब हमें यहाँ बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने पूरा प्रोसेस पढ़ लिया है। तो लैक्टोज जब एब्सेंट है तो लैक ऑपेरॉन क्या रहेगा? बंद रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? रिप्रेसर जीन एक्टिव होगी जिससे एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा, ये प्रोटीन बाइंड कर जाएगा ऑपरेटर के साथ, जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज नहीं जुड़ पाएगा और ये जीन अपना एक्सप्रेशन नहीं देंगी। तो इसको हम बोलेंगे नेगेटिव रेगुलेशन, क्योंकि यहाँ पे इसने क्या किया? चीज़ों को बंद कराया, तो यहाँ पे इसको नेगेटिव रेगुलेशन बोलेंगे। Next is Human Genome Project. So it was the very first effect in identifying the sequence of nucleotide and mapping of all the genes in the human genome. तो बेसिकली ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पहला ऐसा एफर्ट था हमारी तरफ से जिसके अंदर हम चाहते थे कि हमारे पास पूरा न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस आए और हम सारे जीन्स की मैपिंग कर सकें जो जो हमारे ह्यूमन जीनोम में प्रेजेंट है। बेसिकली ये जो टॉपिक है ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर से सिर्फ कभी कभार क्वेश्चन आते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन इतना मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। अब ये जो HGP कराया गया था इसके पीछे के गोल्स क्या क्या थे? तो पहला हम चाहते थे कि हमारे DNA के अंदर जितने भी हमारी जीन्स प्रेजेंट हैं हम उन सबको आइडेंटिफाई कर लें, हमें पता चल जाए कि कौन कौन से जीन हमारे यहाँ प्रेजेंट है। उसके बाद हमारे पास जो
3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स प्रेजेंट हैं, हम उनकी सीक्वेंस का पता लगा लें। उसके बाद ये जितनी भी इंफॉर्मेशन आएगी उसको हम डेटाबेस में स्टोर कर लें और आगे हम लोग ऐसे टूल्स बनाएं जिनसे हम इसको सारे को एनालाइज कर सकें। और फिर ये जो सारी इन्फॉर्मेशन आई है इसको हम अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में ट्रांसफ़र करा दें ताकि लोगों की हेल्प हो सके। और उसके बाद इसका एक लास्ट ऑब्जेक्टिव ये भी था कि अगर इस दौरान जितने भी एथिकल, लीगल या सोशल इश्यूज़ आ रहे हैं उन सबको भी ठीक किया जाए या सॉल्व किया जाए। अब ये जो HGP करा है इसमें हमने क्या क्या मैथड्स यूज़ किए, इस टॉपिक से एक एक नंबर के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। फॉर एग्जांपल 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज़ सीक्वेंस एनोटेशन, या फिर बन सकता है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग क्या होते हैं। फर्स्ट वन इज़ EST। सो बेसिकली हमारे पास जब हम ये करने लगे, मैथड यूज़ करने लगे, हमने सोचा कि हमने DNA का पता लगाना है सारे का, तो हमारे पास 2 ऑप्शन थे। पहला वो था कि हम सारे के सारे जितने भी जीन्स हैं उन सबको पूरे के पूरे DNA को ही हम सीक्वेंस कर लें और फिर हम जीन्स का पता लगाएं। और दूसरा हमारे पास था कि हम जो स्पेसिफिक जो कोडिंग रीजन है सिर्फ उसी को सीक्वेंस करें। तो जो पहली टर्म थी दैट इज़ EST, इसमें हमने सोचा कि जितने भी जीन्स हैं जो कि RNA के अंदर एक्सप्रेस हो रही हैं उनका जो सीक्वेंस है उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उन्हीं की सीक्वेंस देखी जाए। दूसरा था हमारे पास सीक्वेंस एनोटेशन। इसमें हमने क्या सोचा कि हम पूरे के पूरे DNA को सीक्वेंस कर लें, चाहे वो कोडिंग वाला हो चाहे वो नॉन कोडिंग वाला हो, और बाद में हम देखें किसका क्या फंक्शन है। तो मैंने जो आपको पहले बोला था ना कि हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे DNA को कोड कर लेंगे, चाहे वो कोडिंग वाला हो चाहे नॉन कोडिंग वाला हो, सबके सीक्वेंस का पता लगा लेंगे। उसके लिए टर्म यूज़ करी गई थी सीक्वेंस एनोटेशन, और सिर्फ जो कोडिंग रीजन है उसके लिए हमने टर्म यूज़ करी थी EST। अब हमने क्या क्या प्रोसीजर चूज़ किया इसको करने के लिए। पहले हमने DNA को आइसोलेट करा सेल से, फिर उसके फ्रेगमेंट्स बनाए, उसके बाद उसका कोई भी सूटेबल जो होस्ट है उसके अंदर हमने क्लोन किया। क्लोन करने के लिए हमने कुछ वेक्टर्स का यूज़ किया। वेक्टर्स थे YAC और BAC। एक एक नंबर के क्वेश्चन ये बन सकते हैं। YAC स्टैंड्स फॉर यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, BAC स्टैंड्स फॉर बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। और उसके बाद हमने क्या किया, उनको एम्पलीफाई कराया। एम्पलीफाई कराने के लिए हमने टर्म यूज़ करी थी PCR हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं चैप्टर नंबर 11 के अंदर सॉरी। PCR स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसके अंदर हम हमारे एक DNA के सीक्वेंस को एम्पलीफाई करवाते हैं एक बहुत लंबे सीक्वेंस तक। उसके बाद हमने जितने भी सीक्वेंस आए हमारे, उनको जितने भी फ्रेगमेंट्स आए उन सबको सीक्वेंस किया था ऑटोमेटेड DNA सीक्वेंसर के साथ। ये सीक्वेंसर बनाया था फ्रेडरिक सेंगर ने। उसके बाद ये जितने भी हमने सीक्वेंस का पता लगाया उनको अरेंज किया ओवरलैपिंग रीजन के हिसाब से कि कौन कौन सा सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, और उसके बाद उन सबको अलाइन किया हमने कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम की मदद से। The genetic and the physical map on the genome were generated using the information of polymorphism of the restriction endonuclease, recognition site and some specific repetitive DNA sequence which are also known as microsatellites। तो अब इस लाइन में कुछ टर्म्स आई हैं, हम उन तीनों टर्म्स की बात कर लेते हैं। पहली टर्म आई है पॉलीमॉर्फिज्म। सो पॉलीमॉर्फिज्म का सीधा मतलब होता है चेंज इन DNA बेस पेयर। अगर DNA बेस पेयर में अगर कोई बदलाव है, कोई चेंज है, उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। दूसरी टर्म आई है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, इसके बारे में भी हमने चैप्टर 11 में बात करी थी। ये बेसिकली कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि DNA को अपनी स्पेसिफिक पोजीशन से कट करने का काम करते हैं, और इन्हीं को ही हम मॉलिक्यूलर सीजर्स बोलते हैं। इनको मॉलिक्यूलर सीजर क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये हमारे जो मॉलिक्यूल्स है, जो DNA सीक्वेंस है, उसको कट करने का काम करते हैं। लेकिन हमेशा याद रखना ये अपनी एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को ढूंढते हैं और फिर तभी कट लगाते हैं। नेक्स्ट है सेलिएंट फीचर्स क्या क्या थे इस जीनोम के, हमें क्या क्या पता लगा इस प्रोजेक्ट से। पहला था कि हमें पता चला कि हमारे ह्यूमन जीनोम के अंदर 3164.7 मिलियन बेस पेयर्स प्रेजेंट हैं। जो एवरेज जीन होती है उसके अंदर लगभग 3000 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनका जो साइज़ है वो वेरी करता है। जो सबसे लार्जेस्ट नॉन ह्यूमन जीन है बीइंग डिस्ट्रॉफिन, उसके अंदर 2.4 मिलियन बेस पेयर्स प्रेजेंट हैं। हमारे अंदर जो जितना भी जीनोम है उसका
2% से भी जो कम हिस्सा है वो प्रोटीन बनाने के लिए कोड करते हैं, यानी कि बाकी का ऐसा हिस्सा है जो नॉन कोडिंग रीजन है। इसके अलावा जो फंक्शंस हैं और 50 ऑफ द डिस्कवर्ड जीन्स और अननोन के, हमने जितने भी जीन्स डिस्कवर करी हैं उनमें से अराउंड 50% का जो फंक्शन है वो अभी तक हमें नहीं पता है। इसके अलावा 99.9% जो न्यूक्लियोटाइड है वो सभी लोगों का सेम है, सिर्फ 0.1% है जो सबका अलग है, और वही 0.1% हम सबको एक दूसरे से यूनिक बनाता है। अब आते हैं हम हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट और लास्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज़ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। हमारे बोर्ड के एग्जाम्स में ये 2 क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट है आज वाले टॉपिक के। पहला है लैक ऑपेरॉन और दूसरा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। सो बेसिकली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को, किसी 2 इंडिविजुअल्स के डीएनए फ्रेगमेंट्स को कंपेयर करते हैं, और इस टेक्निक को, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को बनाया था एलेक ज़ेफरी ने। अब क्या बेसिस है, क्या मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, किस बेसिस पे हम 2 अलग अलग इंडिविजुअल्स को जो सीक्वेंस है वो आइडेंटिफाई करते हैं। सो बेसिकली हमें पता है कि हमारे डीएनए के अंदर कुछ नॉन कोडिंग सीक्वेंस प्रेजेंट हैं, यानी कि वो ऐसा सीक्वेंस है जो किसी चीज़ के लिए कोड नहीं कर रहा है और बार बार रिपीट हो रहे हैं। ऐसे सीक्वेंसेस को हम बोलते हैं रिपीटेटिव सीक्वेंस। नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि ऐसे कुछ नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हैं जो लगातार रिपीट होते हैं, दैट्स वाई हम उनको रिपीटेटिव डीएनए बोलते हैं। सो दे आर द स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए विच इज़ रिपीटेड मेनी टाइम्स। लेकिन इनके रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी हर एक इंडिविजुअल में अलग अलग होती है। हर जो इंडिविजुअल्स हैं, 2 हैं, 4 हैं, सब के अंदर ये रिपीटेटिव डीएनए की रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी अलग होगी। अगर किसी में 50 है तो दूसरे में 50,000 भी हो सकती है। अब ये जो रिपीटेटिव डीएनए है इसको हमने सेपरेट किया हमारे बल्क जीनोम से, और जो प्रोसेस हमने यूज़ किया था दैट वाज डेंसिटी ग्रेडियंट। डेंसिटी ग्रेडियंट के बेसिस पे हमने इनको सेपरेट किया। अब जैसे ही हमने सेपरेट किया, हमारे पास 2 तरीके के डीएनए आए। एक हमारे पास आया बल्क डीएनए, और उस बल्क डीएनए से जो पीक बनी उसको हम बोलते हैं मेजर पीक। दूसरा डीएनए आया सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए ने क्या बनाई, माइनर पीक। यानी कि हमने जैसे ग्रेडियंट किया तो एक बल्क वाली पीक आई, दूसरी माइनर वाली पीक आई। बल्क वाली को हमने मेजर पीक बोला और जो माइनर पीक थी उसको हमने सैटेलाइट डीएनए बोला। ये जो माइनर पीक थी ये बहुत ज़्यादा पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रही थी इंडिविजुअल्स के अंदर। पॉलीमॉर्फिज्म हमने ऑलरेडी बात करी थी, क्या था, चेंज था किसके अंदर, बेस पेयर्स के अंदर चेंज को हमने पॉलीमॉर्फिज्म बोला था। सो नेक्स्ट इज इट्स डेफिनेशन, सो दैट इट इज़ द इनहेरिटेबल म्यूटेशन ऑब्जर्व्ड इन द पॉपुलेशन एट हाई फ्रीक्वेंसी। यानी कि ये एक ऐसी ऑब्जर्वेशन है जो हर इंडिविजुअल्स में अलग अलग है। जो एलेक ज़ेफरी था उन्होंने सैटेलाइट डीएनए को एज अ प्रॉब यूज़ किया था जो कि बहुत ज़्यादा पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रहा था, और इसी को हमने एक टर्म दी दैट इज़ VNTR। 1 मार्क क्वेश्चन, वेरी एसेंशियल। VNTR स्टैंड्स फॉर वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। ये जो रिपीट हो रहे हैं इनके रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो हर एक इंडिविजुअल के अंदर ये अलग अलग है। The size of VR varies very greatly. It can be from 0.1 to 20 kb in size. जो सैटेलाइट डीएनए है उसको हमने 2 कैटेगरीज में बोला। सैटेलाइट डीएनए कौन से था, जिसकी माइनर पीक आई थी। इसके अंदर माइक्रो सैटेलाइट भी थे और मिनी सैटेलाइट भी थे। बेस्ड ऑन द कॉम्पोजिशन ऑफ लेंथ ऑफ द सेगमेंट कॉम्पोजिशन एंड द रिपीटेटिव यूनिट, हमने माइक्रो और मैक्रो सैटेलाइट बनाए थे। एन इनहेरिटेबल म्यूटेशन इन अ पॉपुलेशन एट हाई फ्रीक्वेंसीज टर्म्ड एज पॉलीमॉर्फिज्म। हम ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं। जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो नॉन कोडिंग सीक्वेंस में बहुत ज़्यादा है। नॉन कोडिंग सीक्वेंस में चेंजेस बहुत ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि म्यूटेशन इन दिस सीक्वेंस में नॉट हैव एनी इमीडिएट इफेक्ट ऑन द इंडिविजुअल रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। चूँकि नॉन कोडिंग रीजन्स हैं तो इसके अंदर अगर कोई चेंज आता है तो उसकी वजह से किसी इंडिविजुअल की रिप्रोडक्टिव एबिलिटी या कैपेसिटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो अगर इसके अंदर चेंज आता भी है तो हमें नहीं पता चल पाता क्योंकि किसी चीज़ के लिए कोड नहीं कर रहे, हमारी बॉडी में कोई फिजियोलॉजिकल इफेक्ट इसका नहीं होता है। These mutations accumulate generation after generation and cause polymorphism. Generation after generation ये ऐड होते रहते हैं, इकट्ठा होते रहते हैं, जिनकी वजह से पॉलीमॉर्फिज्म होता रहता है। और ये पॉलीमॉर्फिज्म हमारे किसी भी स्पीशीज़ के इवोल्यूशन और स्पेसिएशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या क्या स्टेप्स हमने फॉलो किए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए, तो पहला था आइसोलेशन ऑफ डीएनए।
अब चैप्टर 12 में और 11 में हमने जो बायोटेक पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं आइसोलेशन ऑफ डीएनए करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी। हमें पहले डीएनए फ्रेगमेंट्स को लेना पड़ेगा। डीएनए फ्रेगमेंट्स को लेने के लिए सेल वॉल को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर बैक्टीरियाज की सेल वॉल है तो उसके लिए लाइसोजाइम यूज़ करेंगे। प्लांट की सेल वॉल है तो सेल्यूलेज का यूज़ करेंगे। सेल वॉल को ब्रेक डाउन करने के बाद उसके अंदर जितने भी मैक्रोमॉलिक्यूल्स है जैसे कि आरएनए है, प्रोटीन है, उन सबको भी हम ब्रेक डाउन करेंगे और फिर एट लास्ट हमारे डीएनए को प्योर फॉर्म में लेके आएंगे। अब उस डीएनए को कट करना पड़ेगा। कट करने के लिए हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज़ करेंगे। फिर हम इनको सेपरेट करेंगे डीएनए के फ्रेगमेंट्स को और फिर उसके लिए हम यूज़ करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। आपको पता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर हम लोग साइज़ के बेसिस पे हमारे डीएनए फ्रेगमेंट्स को अलग करते हैं। और फिर हम इम्पॉर्टेंट स्टेप करेंगे दैट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स टू द सिंथेटिक मेम्ब्रेन सच एज द नाइट्रोसेल्यूलोज और नाइलॉन शीट। यानी कि हमारे पास जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स आए हैं हम उनको अब ट्रांसफ़र कर देंगे एक मेम्ब्रेन के ऊपर। वो मेम्ब्रेन कोई भी हो सकती है, वो नाइलॉन की भी हो सकती है या फिर वो नाइट्रोसेल्यूलोज की भी हो सकती है और इसी को हम ब्लॉटिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ कि अब हम कराएंगे हाइब्रिडाइजेशन और हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए हम यूज़ करेंगे VNTR प्रॉब का। यहाँ पे ये रेडियो एक्टिव लेबल प्रॉब हम ले रहे हैं VNTR की और इसकी मदद से हम हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे। फिर हम हमारे जो हाइब्रिड डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं उनको डिटेक्ट करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ ऑटो रेडियोग्राफी। अब ये जो पूरी टेक्निक थी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो पहला है इट कैन बी यूज्ड एज फॉरेंसिक टूल टू सॉल्व द पैटर्निटी, रेप एंड द मर्डर केसेस एक्सेट्रास। तो रेप के केस में, मर्डर के केस में या फिर पैटर्निटी के केस में हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उनको डायग्नोज, उनको ढूंढने के लिए भी हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करा सकते हैं। अब हम लोग जो हमारे एनसीईआरटी बुक के अंदर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का डायग्राम दिया हुआ है उसको एक बार समझते हैं। सो बेसिकली कोई एक क्राइम सीन था जहाँ से हमें डीएनए डिटेक्ट हुआ है। उस डीएनए के अंदर क्या है, अलग अलग नंबर के VNTR प्रेजेंट हैं कि ये चेंजेस हैं, यहाँ यहाँ पॉलीमॉर्फिज्म है और इनके रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी इतनी इतनी है। VNTR यही तो था कि वो जो रिपीटेटिव डीएनए है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है और उसके रिपीट होने की टेंडेंसी हर एक इंडिविजुअल में अलग थी। तो ये हमारे पास क्राइम सीन का डीएनए है। इसके बाद हमारे पास 2 सस्पेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं, एक इंडिविजुअल A और दूसरा इंडिविजुअल B। फिर हमने इन दोनों इंडिविजुअल्स के डीएनए को एम्पलीफाई कराया और फिर उसको क्रॉस चेक किया हमारे क्राइम सीन के डीएनए के साथ। तो ये हमारे पास जो सीक्वेंस आई है ये हमारे क्राइम सीन के डीएनए की है। इसको हम प्रोब की मदद से पता लगाएंगे ये था हमारे क्राइम A वाले इंडिविजुअल का सस्पेक्टेड और ये हमारा सस्पेक्टेड इंडिविजुअल B है और इसके साथ हम क्राइम सीन वाले को मैच करेंगे। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ वाला जो VNTR था, यहाँ वाली जो रिपीटिंग सीक्वेंस है वो मैच कर रही है B वाले के साथ, यहाँ वाली भी मैच कर रही है B वाले के साथ, ये जो येलो वाली है ये दोनों के साथ मैच कर रही है, यहाँ पे लास्ट ये वाले भी। और यानी कि हमें सारी मैचिंग करने के बाद ये पता लग रहा है कि जो क्राइम सीन से जो हमें डीएनए मिला था वो किसके डीएनए के साथ मैच कर रहा है, जो B इंडिविजुअल है उसके डीएनए के साथ मैच कर रहा है। तो हम इसी तरीके से डीएनए की मैचिंग कराते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, जो हमारी VNTR है उसको एज अ प्रॉब यूज़ करते हैं और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में इसका यूज़ करते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. Thank you so much for watching our videos. If you have liked our video, then please do not forget to like, share and subscribe our channel. Also, you can tell us your views in our comment section as well. Thank you so much.